जरा सोचिए, आप सुबह उठें और पाएं कि आप अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर हैं। और सबसे डरावनी बात, आप उसी नॉवल के अंदर पहुंच चुके हैं जो आपने कल रात पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे लिन श्याओ युआन और फेंग श्याओ हुई की कहानी के बारे में, जो द गू ब्रदर्स नाम की एक नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो गई हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो हीरोइन नहीं बल्कि विलेन बन गई हैं, जिनका अंत बहुत भयानक होता है। कहानी की शुरुआत होती है लिन श्याओ युआन से, जो सुबह उठते ही अपनी दोस्त फांग श्याओ हुई को ढूंढ रही है। वो कंफ्यूज्ड है और खुद से बड़बड़ा रही है, फांग श्याओ हुई, तुम इतनी सुबह कहाँ चली गई? तभी उसे एहसास होता है कि वो जगह कुछ अजीब है। वो परेशान होकर कहती है, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? मुझे कल रात फांग श्याओ हुई के साथ छिपना नहीं चाहिए था। लिन श्याओ युआन को याद आता है कि कल रात वे दोनों बिस्तर पर कोई बेतुकी रोमांस नॉवल पढ़ रही थी। तभी उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता है और वो चिल्लाती है, हिस, आउच। तभी वहाँ फांग श्याओ हुई आती है, लेकिन कुछ अजीब हरकतें करते हुए। वो चिल्लाती है, वाह आलू। इस पर लिन श्याओ युआन जवाब देती है, मैं शकरकंद हूँ। फांग श्याओ हुई कहती है, बदबूदार मछली। लिन श्याओ युआन भी उसी टोन में कहती है, मैं एक सड़ी हुई झींगा हूँ। अचानक लिन श्याओ युआन चिल्लाती है क्योंकि फांग श्याओ हुई उसके कपड़ों से अपनी नाक पोंछ रही होती है। वो कहती है, बहने, फांग श्याओ हुई, मैंने कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों से नाक मत पोंछो। फिर वो गंभीर होकर पूछती है, वैसे ये कौन सी जगह है, क्या तुम्हें नहीं पता? फांग श्याओ हुई भी मासूमियत से जवाब देती है, मुझे नहीं पता। इसके बाद फांग श्याओ हुई लिन श्याओ युआन को कुछ दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है, ध्यान से देखो, क्या तुमने वो देखा? लिन श्याओ युआन अभी भी हैरान है, ये मैं आखिर चल क्या रहा है? तब फांग श्याओ हुई खुलासा करती है, हम किताब के अंदर ट्रांसमाइग्रेट कर चुके हैं। लिन श्याओ युआन हैरान होकर पूछती है, किताब में ट्रांसमाइग्रेशन? फांग श्याओ हुई समझाती है, हाँ, सही कहूँ तो हम उस नॉवल में वापस आ गए हैं जो हम कल रात साथ में पढ़ रहे थे। लिन श्याओ युआन को याद आता है, द गू ब्रदर्स, वो कहानी जिसमें बड़ा भाई जबरदस्ती प्यार करता है और छोटा भाई यानडेरे है। दोनों भाई उस सफेद कमल यानी मासूम लिखने वाली लड़की चेनलिन को पसंद करते थे। फांग श्याओ हुई खुश होकर कहती है, इस तरह का ट्रांसमाइग्रेशन प्लॉट तो कमाल का है, और ये हम दोनों के साथ हुआ। तो उस किताब के प्लॉट के अनुसार मैं वो दुष्ट फीमेल लीड हूँ। फांग श्याओ हुई आगे बताती है, मेरी शादी उस कुत्ते जैसे सबके चहेते बड़े भाई से हुई है, और तुम वो दुष्ट सेकंड फीमेल लीड हो। लिन श्याओ युआन डरते हुए कहती है, मैंने उस जुनूनी कुत्ते जैसे बेकार छोटे भाई से शादी की है। फांग श्याओ हुई याद दिलाती है कि किताब में उनका अंजाम क्या था। हम दोनों, क्योंकि हमने मुख्य नायिका चेनलिन को निशाना बनाया था, मुझे उस बड़े भाई ने बहुत प्यार किया। व्यंग में फिर मेरे भाई के दोनों पैर तोड़ दिए गए और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये सुनकर लिन श्याओ युआन कांप जाती है और कहती है, बिल्कुल सही, और मेरा हाल तो और भी बुरा था। उस पर्वर्ट के लिए अजीब हरकतें करने वाला व्यक्ति ने मेरी आंखें निकालनी थी, मुझे जार में बंद कर दिया, मुझे एक ह्यूमन पिग बना दिया। ये पागलपन है। अब दोनों डर जाती हैं। लिन श्याओ युआन रोते हुए कहती है, फांग श्याओ हुई, चलो जल्दी भाग चलते हैं। लेकिन फांग श्याओ हुई व्यवहारिक बात करती है, अरे सिर्फ भागने का क्या फायदा, हमें पैसे कमाने होंगे। लिन श्याओ युआन पूछती है, पैसे कमाना? फांग श्याओ हुई समझाती है, हाँ, कीमती चीजों को कैश में बदलो, एक बार 10 मिलियन जमा हो जाए तो मैं चली जाऊंगी। लिन श्याओ युआन हैरान होती है, 10 मिलियन? क्यों? हम जैसे अच्छे नागरिक, मैं यहाँ कैसे आ गई? एक विलन का रोल निभाना, क्या ये सही है या गलत? अगर कुछ करना ही है तो अपनी कहानी की हीरोइन खुद बनो। फांग श्याओ हुई जोश से कहती है, बहुत खूब कहा, करो करो करो। दोनों चलने लगती हैं, लेकिन तभी लिन श्याओ युआन फिर से दर्द से कराहती है। लिन श्याओ युआन दर्द में है। वो कहती है, उफ, ये ठीक नहीं है। फांग श्याओ हुई, जल्दी से मेरी पीठ दबाओ, जल्दी करो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी पीठ टूटने वाली है। फांग श्याओ हुई पूछती है, क्या हुआ? लिन श्याओ युआन जवाब देती है, उसे एक कुत्ते ने चबा लिया। उफ, क्या मुझे लगा था कि मैं सपना देख रही हूँ, मतलब उसे असली चोट लगी है। फांग श्याओ हुई कहती है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। फिर वो पूछती है, दिखाओ तो, तुमने क्या समेटा है, यानी क्या चुराया है? लिन श्याओ युआन कहती है, मुझे अपनी वॉक इन क्लोजेट बहुत पसंद थी, उन्होंने सब कुछ ले लिया। फांग श्याओ हुई कहती है, ओह, वे सच में बहने हैं, दिल से दिल मिला है, एक भी नहीं छोड़ा। फिर दोनों खुशी से चिल्लाती हैं, वाह, दुनिया भर की यात्रा के टिकट बेचेंगे, ये हा। तभी पीछे से गू ब्रदर्स की आवाज आती है, लेडी,
हम कहाँ जा रहे हैं? लिन श्याओ युआन चौंक कर पूछती है। ये दोनों कौन हैं? फांग श्याओ हुई चिल्लाती है। लिन श्याओ युआन भागो, ये ओरिजिनल नॉवेल के गू ब्रदर्स हैं। लिन श्याओ युआन घबरा जाती है। आह, कहाँ जाना है? फिर वो उन भाइयों को देखकर नाटक करती है। हा हा हा, हाय, गुड मॉर्निंग, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या तुमने नाश्ता किया? वो बहाना बनाती है। दरअसल मैं वर्कआउट कर रही थी। क्यों ये इतना भारी है? बड़ा भाई उसे पकड़ लेता है और कहता है, छोटी टांग वाली, तुम काफी तेज हो। लिन श्याओ युआन चिल्लाती है, मुझे जाने दो, तुम बस। फिर वो फांग श्याओ हुई को देखती है और पूछती है, क्या तुम सब भाग नहीं गए थे? तुम्हें पकड़कर वापस क्यों लाया गया? फांग श्याओ हुई वफादारी दिखाते हुए कहती है, बकवास, क्या मैं तुम्हें भेड़ियों की मांद में अकेला छोड़ देती? हम साथ चलेंगे, हम साथ मरेंगे। सिस्टर्स? लिन श्याओ युआन चिल्लाती है। आह सिस्टर्स, आह, क्यों? तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे फांग श्याओ हुई के साथ रहना है। और इस तरह भागने की नाकाम कोशिश के बाद दोनों सहेलियां उन खतरनाक गू ब्रदर्स के हाथों वापस पकड़ ली जाती हैं। छोटा भाई गु यानली दोनों सहेलियों के प्यार को देखकर मजाक उड़ाता है। वो कहता है, देवर और भाभी का रिश्ता इतना अच्छा कब से हो गया? इसके बाद वो जबरदस्ती लिन शाओयान को अपने कमरे की तरफ खींचने लगता है। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार ड्रामा शुरू होता है। लिन चिल्लाती है, फैंग श्याओ हुए, और फैंग चिल्लाती है, लिन शाओयान, जैसे कि वो किसी जंग के मैदान में अलग हो रहे हों। लिन कसम खाती है कि वो गु यानली को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड से अलग कर दिया है। लेकिन कमरे में पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। लिन, जो अभी तक शेरनी बन रही थी, गु यानली के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। गु यानली उसे याद दिलाता है कि लिन परिवार और गु परिवार की शादी पीढ़ियों से तय थी। वो कहता है, बचपन से पता था कि लिन युआन मेरी पत्नी बनेगी। एक प्यारी सी छोटी बीवी होना बुरा नहीं है। और फिर वो अपनी शर्मीली चाल चलता है। वो लिन से पूछता है, लेडी, क्या आप कल रात की मेरी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी? मुझे अभी बताइए, मैं आपको अभी संतुष्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर लिन शाओयान का चेहरा लाल हो जाता है और उसकी सारी हैकड़ी निकल जाती है। दूसरी तरफ बड़े भाई गु यानचेन और फैंग शाओहुए के बीच माहौल बिल्कुल ठंडा है। गु यानचेन साफ शब्दों में फैंग को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है, फैंग हुए, मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचना भी मत। और हाँ, इन 8 पैक एब्स पर नजर मत डालना। फैंग शाओहुए, जो कि एक स्मार्ट लड़की है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे करारा जवाब देती है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई नोट हो जो हर कोई तुम्हें पसंद करेगा? उसे इस अहंकारी आदमी से कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद जब दोनों लड़कियां वापस मिलती हैं तो फैंग शाओहुए हैरान होती है। वो लिन से पूछती है, लिन, तुमने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली? तुमने विरोध क्यों नहीं किया? लिन शाओयान का जवाब सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। वो मासूमियत से कहती है, मैं विरोध करना चाहती थी, लेकिन यार उसके पास 8 पैक एब्स थे, मैं कैसे रेजिस्ट करती? तुम ही बताओ, मैं कैसे बचती? फैंग पूछती है कि क्या बड़े भाई ने भी उसके साथ ऐसा कुछ किया? लिन कहती है, नहीं, वो तो चेन लिन के प्यार में पागल है, उसने मुझे छुआ तक नहीं। और यहीं पर दोनों को एक बहुत बड़ी गड़बड़ यानी प्लॉट होल का एहसास होता है। लिन कहती है, ये अजीब है, अगर हम ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से देखें तो वो व्हाइट लोटस यानी हीरोइन चेन लिन दोनों भाइयों का प्यार थी। छोटा भाई गु यानली भी तो उसी को पसंद करता था ना। कहानी आगे बढ़ती है। लिन शाओयान अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो सोचती है, गु यानली तो ओरिजिनल कहानी में हीरोइन चेन लिन के लिए पागल था, तो फिर वो मेरे साथ इतना चिपका हुआ क्यों है? फैंग शाओहुई समझाती है कि उनके यहाँ आने से शायद कहानी की रफ्तार यानी पेसिंग बदल गई है, लेकिन सच्चाई वही है। वो दोनों इस कहानी में विलेन के रोल में हैं और उनका अंजाम बुरा ही होगा। इसलिए वो दोनों एक बार फिर फैसला करती हैं। पिछली बार वो बिना तैयारी के भागे थे और पकड़े गए। इस बार वो एकदम सटीक प्लान बनाएंगी और ढेर सारा पैसा जमा करके यहाँ से हमेशा के लिए भाग निकलेंगी। अभी वो प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी एक नई मुसीबत आ धमकती है। फैंग बताती है कि ये गु परिवार की कोई दूर की रिश्तेदार मिसेस टैंग और उनकी बेटी टैंग जिंगजिंग है। टैंग जिंगजिंग की नजर गु यानली यानी छोटे भाई पर है। वो उसे पसंद करती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। टैंग जिंगजिंग के मन की आवाज हमें सुनाई देती है। वो कोई साधारण लड़की नहीं है। वो सोचती है, गु परिवार में शादी करने का क्या फायदा? असली फीमेल लीड तो मैं हूँ, मेरे पास सिस्टम का सपोर्ट है। जी हाँ, इस कहानी में एक और सिस्टम यूजर है जो लिन और फैंग को रास्ते से हटाकर गु ब्रदर्स और पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। उसे लगता है कि गु ब्रदर्स उसके डिवोटेड फॉलोअर्स बनेंगे। मिसेस टैंग आते ही अपना रंग दिखाती हैं। वो लिन और फैंग को ताने मारना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं, मैंने सुना था लिन परिवार की लड़कियां संस्कारी हैं, लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। फैंग शाओहुई, जो दबने वालों में से नहीं है, उसे करारा जवाब देती है, अरे
ये कौन सा पागल कुत्ता खुला छूट गया है। मिसेस टैंग गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। वो लिन को नीचा दिखाने के लिए कहती हैं कि उनकी बेटी टैंग जिंगजिंग और गु यानली बचपन के प्रेमी थे और लिन ने बीच में आकर उनका प्यार चुरा लिया। वो लिन को बिना माँ की परवरिश वाला कहकर उसकी इंसल्ट करती है। ये सुनकर लिन सियाओयान भावुक हो जाती है। उसे अपना असली अतीत याद आता है। वो और फैंग असल जिंदगी में अनाथालय में साथ बढ़ी थी। बचपन में अनाथ होने की वजह से उन्हें बहुत सताया गया था। लिन सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक किताब के अंदर आने के बाद भी मुझे वही ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन वो खुद को शांत करती है और गुस्सा नहीं करती। लेकिन फैंग सियाओहुई चुप नहीं रहती। जब मिसेस टैंग उसके संस्कारों पर सवाल उठाती हैं, तो फैंग पलटवार करती है। फैंग कहती है, हाँ, मुझमें मिसेस टैंग जैसे संस्कार बिल्कुल नहीं है। कम से कम मैं दूसरों के पतियों पर नजर तो नहीं रखती। ये सुनकर सिस्टम वाली टैंग जिंगजिंग भी हैरान रह जाती है। वो सोचती है, लिन और फैंग का रिश्ता इतना गहरा कब हो गया? ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। मिसेस टैंग धमकी देती है कि वो उनकी सास यानी मदर इन लॉ से शिकायत करेंगी। लेकिन फैंग निडर होकर कहती है, जिससे शिकायत करनी है कर लो, और शायद एक थप्पड़ भी जड़ देती है। वो दहाड़ते हुए कहती है, मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत मत करना। जो भी उसे सताएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेचारे रिश्तेदार मिसेस टैंग और बेटी, तुम देखना कि धमकी देते हुए वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। फैंग भी पीछे से ताना मारती है, हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। रिश्तेदारों को भगाने और पतियों से बचने के बाद लिन शाओयान थोड़ी घबराई हुई है। वो पूछती है, फैंग, क्या हमें सच में भागना चाहिए? फैंग पूरे जोश में कहती है, बिल्कुल, हम इस एकांत हवेली में कैद होकर नहीं रह सकते। हमें दुनिया देखनी है, अपनी आजादी चाहिए। अब लिन, जो कि असल दुनिया में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थी, अपना दिमाग चलाती है और एक मास्टर एस्केप प्लान बनाती है। एक, कैश। उन्हें 70-80 हजार कैश चाहिए ताकि कोई उन्हें हाईटेक गैजेट से ट्रैक न कर सके। 2, बैंक कार्ड, रोजमर्रा के खर्चों के लिए। 3, डेस्टिनेशन, छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह जहां गु परिवार उन्हें ढूंढ न सके। वो तय करती है कि भागने के बाद लिन अपनी कंप्यूटर स्किल्स यूज करेगी और फैंग, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है, अपना हुनर आजमाएगी। वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और उस दर्दनाक मौत से बचेंगी जो किताब में लिखी थी। लेकिन तभी उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। लिन कहती है, रुको, हमारे पास अपने बैंक कार्ड्स तो है ही नहीं, और तो और मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी गायब है। वो समझ जाती है कि उन चालाक गु ब्रदर्स ने उनके डॉक्यूमेंट्स पहले ही छुपा दिए हैं ताकि वो भाग न सके। फैंग कहती है, चिंता मत करो, अभी वो भाई घर पर नहीं है, यही सही मौका है। चलो पूरे घर की तलाशी लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। वो दोनों जासूसी करने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी गेट पर कोई आता है। लिन शाओयान का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो बड़बड़ाती है, चेन लिन, वो यहाँ क्यों आई है? जी हाँ दोस्तों, ये वही चेन लिन है, इस नॉवेल की असली हीरोइन और व्हाइट लोटस, जिसके लिए दोनों भाई ओरिजिनल कहानी में पागल थे। फैंग शाओहुई ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे। स्मार्ट गर्ल, वो लिन को बताती है कि हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ओरिजिनल नॉवेल में हीरोइन चेन लिन ने उन्हें एक बार में फंसाया था। लिन याद दिलाती है, नॉवेल में चेन लिन ने हमें धोखे से बार में बुलाया था, जहां उसके गुंडे भाई ने हमें पकड़ लिया था। लेकिन फैंग कहती है, इस बार हम पासा पलट देंगे, टर्न द टेबल्स, हम खुद बाहर जाएंगे और उनके जाल में नहीं फंसेंगे। फैंग लिन को थोड़ा डांटती है कि वो इतनी डरपोक क्यों बन रही है। वो कहती है, चलो आज मैं तुम्हें दुनिया दिखाती हूँ, मर्दों के पीछे रोने से अच्छा है हम अपनी लाइफ एंजॉय करें। अब सीन शिफ्ट होता है गु ब्रदर्स की तरफ, और भाई साहब, यहाँ बड़ा भाई गु यानचेन अपना असली रूप दिखा रहा है। वो अपने छोटे भाई गु यान ली को बुलाता है और एक बड़ा फरमान सुनाता है। 1, छोटे भाई की विला के ताले बदल दो। 2, सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो। 3, गैराज की सारी गाड़ियां लॉक कर दो। गु यानली हैरान रह जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, बड़े भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे रेसिंग करनी है, मेरे दोस्तों के साथ घूमना है। लेकिन गु यानचेन सख्त है। वो कहता है, अब तुम शादीशुदा हो, घर पर रहो और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी भी असुरक्षित महसूस करे। गु यानली समझाने की कोशिश करता है कि उसकी शादी सिर्फ एक समझौता यानी मैरिज अलायंस है और वो किसी और से प्यार करता है। वो कहता है, अगर वो दोनों भाग भी गईं तो क्या फर्क पड़ता है। इस पर गु यानचेन एक ऐसी लाइन बोलता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गु परिवार के मर्द सिर्फ विधुर होते हैं, तलाकशुदा नहीं। इसका मतलब साफ है, इस परिवार में शादी से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, मौत। गु यानली मन ही मन सोचता है, बाहर वालों को लगता है बड़ा भाई जेंटलमैन है, लेकिन असलियत में वो एक साइकोपैथ है। इसने एक बार हंसते हंसते किसी की पसलियां तोड़ दी थी। बेचारा छोटा भाई भी अपने बड़े भाई से डरता है। यहाँ गु यानली की दिल की बात भी सामने आती है।
वो खुद से कहता है कि वो वासना में पड़ने वाला इंसान नहीं है। उसने लिन से शादी सिर्फ माँ के कहने पर की थी, लेकिन वो एडमिट करता है कि सुहाग रात पर लिन को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया था। उसे लिन से आकर्षण हो गया है, भले ही वो बाहर से ना दिखाए। ओहो, तो ये चेस्ट रहने वाला नाटक झूठ था। वापस हमारी हीरोइनों के पास चलते हैं। फैंग शाहुई एक शानदार लग्जरी कार चला रही है। वो बहुत खुश है कि किताब में ट्रांसमाइग्रेट होने का कम से कम ये फायदा तो मिला, महंगी गाड़ियां और अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। लेकिन लिन थोड़ी परेशान है। वो कहती है, गु यानली बीमार है क्या? उसने मुझे कार्ड तो दिया है, लेकिन मैं उससे कैश नहीं निकाल सकती। यानी शॉपिंग तो हो सकती है, लेकिन भागने के लिए कैश नहीं मिलेगा। गु ब्रदर्स ने सच में इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। कहानी आगे बढ़ती है। लिन शाओयान को एक अजीब बात खटकती है। गु यनली ने उसे जो कार्ड दिया है उससे वो कैश नहीं निकाल सकती। वो फैंग से कहती है, क्या गु यनली को हमारे भागने के प्लान के बारे में पता है? ये कैसी चाल है? फैंग कहती है, अगर पता होता तो वो तुम्हें रोकता, ना कि तुम्हारे साथ रोज सोता। उप्स, लिन शर्मा जाती है और टॉपिक बदल देती है। इसके बाद वो दोनों बार में एंट्री मारती हैं। फैंग एकदम बॉस लेडी के अंदाज में वेटर को बुलाती है और कहती है, छोटे भाई, अपनी दुकान का सबसे बेस्ट मेल मॉडल्स लेकर आओ। लिन डर रही है कि अगर गु ब्रदर्स को पता चला तो उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, लेकिन फैंग कहती है, डरने की क्या बात है, मैं यही तो चाहती हूँ। तभी वहाँ गु यनली आ धमकता है, शायद फोन पर या सामने। वो गुस्से में फैंग पर चिल्लाता है, फैंग हुई, क्या तुमने मेरे भाई से कुछ कहा है? मेरी गाड़ी, घर, कार्ड्स सब जब्त हो गए हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? वो फैंग को दो मुंही औरत कहता है, लेकिन फैंग शाह हुई किसी से कम नहीं है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसकी ऐसी बेइज्जती करती है कि बेचारा पानी पानी हो जाए। वो कहती है, गु यनली, अपनी शक्ल देखो, मुझ में ऐसा क्या है जिसकी मैं तुमसे शिकायत करूं? मैंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो जाकर टॉयलेट साफ करो, यानी लिक द टॉयलेट। वो उसे गु अर्शा कहती है, यानी गु सेकंड फूल, यानी बेवकूफ, और उसे भगा देती है। लिन बेचारी बीच में सुलह कराने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब सीन शिफ्ट होता है गु ब्रदर्स के पास। व्हाइट लोटस चेन लिन अपना खेल खेलती है। वो नाटक करते हुए गु यनली को लेकर बड़े भाई के पास जाती है। वो कहती है, येनचन, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। मैंने फैंग और लिन को बात करते हुए सुना। वो दोनों बार में मेल मॉडल्स को उठाने जा रही हैं, यानी पिकअप करने जा रही हैं। ये सुनते ही बड़ा भाई गु यनचन आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। क्या कहा तुमने? चेन लिन आग में घी डालती है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दखल दे रही हूँ। गु यनचन अपने छोटे भाई पर भड़कता है, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे सिर पर हरा जंगल उगाए, यानी बीवी तुम्हें धोखा दे दे? गु यनली डरते हुए कहता है, मैं अभी जाता हूँ और फैंग को सबक सिखाता हूँ। लेकिन गु यनचन सिर्फ गुस्से में नहीं है, वो स्मार्ट भी है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है, तुम उनके पीछे मत जाओ, तुम जाकर लिन शाओयान के अतीत की जांच करो, पता लगाओ कि उसके किसके साथ क्लोज रिलेशन थे। लगता है बड़े भाई को लिन पर शक हो गया है। वापस बार में फैंग शाओ हुई फुल पार्टी मोड में है। ढेर सारे हैंडसम मेल मॉडल्स उनके चारों तरफ है। फैंग सबको ड्रिंक्स ऑफर कर रही है और पैसे उड़ा रही है। लिन शाओयान को ये सब थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो घबराते हुए कहती है, फैंग, वो दरवाजे पर खड़ा आदमी, वो बहुत देर से एक ही पोजीशन में खड़ा है और फोन पकड़े हुए है। क्या वो गु ब्रदर्स का जासूस है या खुद गु यनचन वहाँ पहुँच चुका है? कहानी में खतरनाक मोड़ आता है। बार में लिन शाओ युआन को चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, फैंग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। चेन लिन यानी व्हाइट लोटस ने उनकी ड्रिंक्स में नशा मिला दिया था। वो छुप कर देख रही है और अपने गुंडों को इशारा करती है, जाओ मजे करो, तुमने मेरी बहन से पंगा लिया था ना। गुंडे लिटिल ब्यूटी कहते हुए उनके पास आते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियां नशे में हैं और वो आसानी से फायदा उठा लेंगे, लेकिन वो भूल गए कि उनके सामने कौन है, फैंग शाओ हुई। जैसे ही गुंडे पास आते हैं, फैंग का नशा गायब हो जाता है, या शायद उसने पिया ही नहीं था। फैंग उन गुंडों की ऐसी धुलाई करती है कि वो ग्रेट आंट यानी बड़ी बुआ कहकर माफी मांगने लगते हैं। फैंग चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश करने की? आज तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गुंडे गिड़गिड़ाते हैं। फैंग उन्हें माफ करने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें एक नाटक करना होगा। फैंग एक गजब का प्लान बनाती है। वो गुंडों से कहती है, जोर जोर से चिल्लाओ और ऐसी आवाजें निकालो जैसे तुम हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हो। बेचारा गुंडा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन पिटाई के डर से वो फैंग के इशारों पर नाचने लगता है। वो आ की आवाजें निकालता है ताकि बाहर खड़े लोगों को लगे कि अंदर कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। बाहर गु यानली और गु यानचन यानी बड़ा भाई खड़े हैं। उन्हें अंदर से आ रही आवाजें सुनकर लगा कि उनकी बीवियां सच में किसी
किसी और के साथ समझ जाओ। गु यानली गुस्से में चिल्लाता है, बेशर्म औरतें, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कोई रोमांस नहीं बल्कि कॉमेडी चल रही थी। फैंग मजे से खड़ी है और गुंडे डरे हुए हैं। फैंग उल्टा उन पर चढ़ बैठती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा एग्रीमेंट याद नहीं? एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। लेकिन बड़ा भाई गु यानचेन सुनने के मूड में नहीं है। वो सीधा फैंग को अपने कंधे पर उठा लेता है जैसे बोरी हो। फैंग चिल्लाती है, गु यानचेन, मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन वो उसे लेकर निकल जाता है। अब बचती है बेचारी लिन शाओ युआन और उसका यानदेरे पति गु यानली। लिन धीरे से खिसकने की कोशिश करती है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। लेकिन गु यानली उसे रोक लेता है, एक्सप्लेन करो। लिन मन ही मन सोचती है, आज तो मैं गई, ये मुझे बिस्तर पर ही मार डालेगा। वो घर जाने से मना करती है लेकिन गु यानली उसे भी जबरदस्ती ले जाता है। दूसरी तरफ चैन लिन का प्लान बुरी तरह फेल हो गया है। वो गुस्से में अपने आदमियों को डांटती है कि दवा ने काम क्यों नहीं किया। अब वो लिन और फैंग के अतीत को खोदने का प्लान बनाती है। घर पहुंचकर फैंग हार नहीं मानती। वो गु यानचेन को चैलेंज करती है, क्या तुम मुझे घर सिर्फ इसलिए लाए हो ताकि ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट कर सको? चलो देखते हैं आज कौन जीतता है और इस घर का असली बॉस कौन है। कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। घर पहुंचने के बाद फैंग शियाओ हुई और उसका पति गु यानचेन, बड़ा भाई, दोनों बुरी तरह पी लेते हैं। फैंग शर्त लगाती है कि जो हारेगा वो दूसरे की बात। नशे में धुत गु यानचेन रोने लगता है, पत्नी, छोटे भाई ने मेरे सारे पैसे ले लिए, मैं अब मोजे सॉक्स भी नहीं खरीद सकता। अरे भाई, अभी तो तुम डॉन बने हुए थे। फैंग उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं तुम्हें मोजे खरीद कर दूंगी। और फिर होता है सबसे बड़ा जोक। नशे में फैंग ऐलान करती है, आज से हम पति पत्नी नहीं, भाई भाई हैं। मैं तुम्हारी बड़ी भाई और तुम मेरे छोटे भाई। वो चीयर्स करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों जमीन पर ही लुढ़क कर सो जाते हैं। दूसरी तरफ लिन शाओ युआन और गु यान ली के कमरे में अलग ही ड्रामा चल रहा है। गु यान ली रोमांस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिन उसे दूर धकेलती है। गु यान ली कहता है, लेडी, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या आपको दूसरे मर्द पसंद है। लिन बचने की कोशिश में गलती से अपना सिर उसके सिर से टकरा देती है, हेडबट। गु यानली नाटक करता है कि उसे चोट लगी है और कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बहाना तो अच्छा है भाई। अगली सुबह लिन भारी सर दर्द के साथ उठती है। वो अपनी आदत के अनुसार फैंग को आवाज लगाती है लेकिन जवाब उसका पति देता है। गु यानली कहता है, हनी, मैं जल रहा हूँ। सुबह उठते ही तुम अपनी भाभी को याद कर रही हो जबकि बिस्तर पर मैं तुम्हारे साथ था। लिन चिढ़कर कहती है, सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो? लगता है रात का भाई भाई वाला सीन दोनों भूल गए। अब कहानी में नए विलेंस की एंट्री होती है। एक फैमिली गैदरिंग में फैंग और लिन का सामना 3 मुसीबतों से होता है। 1, सेकंड आंट यानी दूसरी चाची जो बहुत ताने मारती है। 2, गु येमेंग, गु परिवार की लिटिल प्रिंसेस यानी बिगड़ेल लड़की। 3, मिसेस टैंग, वही पुरानी मैड डॉग जो पहले भाग गई थी। फैंग मन ही मन सबका इंट्रोडक्शन देती है। ये है फूल वाली तितली गु येमेंग और वो है पागल कुत्ता मिसेस टैंग। मिसेस टैंग को फिर से जोश आ गया है। वो फैंग की भाषा पर उंगली उठाती हैं और कहती हैं, बड़ों से ऐसे बात करते हैं, घुटने टेको। किनील। फैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, आंटी, किंग डायनेस्टी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, तुम कौन होती हो मुझे झुकाने वाली? वो उल्टा जवाब देती है, क्यों ना तुम और ये दूसरी चाची सेकंड आंट मिलकर हमें डेमो दें कि घुटने कैसे टेके जाते हैं। यहाँ लिन शाओ युआन भी पीछे नहीं रहती। वो बड़े ही भोलेपन से कहती है, अरे फैंग, गुस्सा मत करो, ये बुढ़ी हो गई हैं, अगर ज्यादा गुस्सा करेंगी तो इन्हें हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, फिर लोग हमें ही दोष देंगे। ओहो, इसे कहते हैं मीठा जहर। लिन ने तो इन्हें बिना गाली दिए ही मार डाला। कहानी में ड्रामा और बढ़ जाता है जब फैंग शियाओ हुई अपनी सेकंड आंट को उनकी जगह दिखाने का फैसला करती है। वो कहती है, अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो चाची को पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा और तब उनका पति अपनी मिस्ट्रेस को घर ले आएगा। वो आपके बिस्तर पर सोएगी, आपके कपड़े पहनेगी और आपकी बेटी को भी पीटेगी। हाय, कितना दुखद होगा ना। लिन भी आग में घी डालती है और मासूमियत से पूछती है, अरे क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या चाची को नहीं पता था कि चाचा का अफेयर चल रहा है? उप्स, लिन ने तो बिना बताए ही बहुत कुछ कह दिया। ये सुनकर गु येमेंग भड़क जाती है। वो चिल्लाती है, तुम बदतमीज हो, मेरी माँ को बद्दुआ दे रही हो। लिन और फैंग बड़े प्यार से उसे समझाते हैं कि वो बद्दुआ नहीं दे रहे, बस सेहत का ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं। फैंग उसे ताना मारती है कि शायद उसने कंपल्सरी एजुकेशन भी पूरी नहीं की है, इसलिए उसे अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता। येमेंग गुस्से में हाथ उठाती है लेकिन फैंग उसे तेज निकलती है और चटाक उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है या शायद धक्का देती है। येमेंग रोने लगती है
मेरी लिमिटेड एडिशन ड्रेस खराब हो गई। जैसे ही गू ब्रदर्स की एंट्री होती है, सेकंड आंट तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वो कहती हैं, हम तो बस हालचाल पूछने आए थे क्योंकि कल बार में इनके साथ बुरा हुआ था, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी को मारा। येमेंग भी अपने भाई गू यान ली के पास जाकर शिकायत करती है, भाई देखो लिन ने मुझे मारा, मेरा चेहरा देखो। गू यान ली का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो चश्मा पहने हुए है और बड़े कूल अंदाज में कहता है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, बेवकूफ, चश्मा पहनकर तो मुझे पाद भी नहीं दिखाई देगा। भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है। वो अपनी ही बहन का मजाक उड़ाता है, मैंने कहा था ना सिर के पीछे मत मारना वरना तुम और बेवकूफ हो जाओगी, वैसे तुम पहले से ही स्मार्ट नहीं थी। येमेंग रोते हुए बड़े भाई गू यान चैन के पास जाती है, लेकिन वो भी उसे झिड़क देता है, क्या तुम एक छोटी सी बात पर मुझसे तमाशा करवाना चाहती हो। अब आता है सबसे रोमांटिक पल। गू यान ली ये सब ड्रामा इग्नोर करके लिन शाओ युआन के पास जाता है। वो देखता है कि लिन के पैर में शायद चोट लगी है। वो सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, नील्स डाउन, और उसके पैर चेक करने लगता है। लिन मन ही मन सोचती है, मेरे लिए पहली बार कोई घुटनों पर बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर बेशकीमती हैं। गो यान ली को डर है कि अगर उसने लिन का साथ नहीं दिया तो वो सच में भाग जाएगी, इसलिए वो अपनी छोटी पत्नी को पूरा सपोर्ट देता है। बड़ा भाई गू यान चैन अपनी सेकंड आंट को फाइनल वार्निंग देता है, चाची सिर्फ चाचा की इज्जत की खातिर मैं चुप हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उन्हें वहाँ से जाने का इशारा करता है। चाची और येमेंग अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते गू यान ली अपनी पत्नी लिन को एक सलाह देता है, अगली बार दुश्मनों को मारने के लिए ऐसा तरीका मत अपनाना जिससे खुद को चोट लगे। इन्फ्लिक्ट 1000 डैमेज टू एनिमी, 800 ऑन वन सेल्फ। फैंग और लिन को याद आता है कि नॉवल में अगला बड़ा इवेंट क्या है। लिन बताती है कि 2 हफ्ते बाद फू फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी है। नॉवल के मुताबिक इसी पार्टी में गू यान ली यानी छोटा भाई को उसका कोई दुश्मन ड्रग दे देता है और फिर हीरोइन यानी चेन लिन उसे बचाती है। इसी घटना के बाद गू यान ली हीरोइन के प्यार में पागल हो जाता है। फैंग मजाक में कहती है, ये ड्रग नहीं जादू टोना है, विचक्राफ्ट। वो दोनों प्लान बनाती हैं कि इस पार्टी का फायदा उठाकर भागने का कुछ जुगाड़ किया जाए। अब सीन शिफ्ट होता है बड़े भाई गू यान चेन के ऑफिस में। उसने जो जासूस लिन शाओ युआन के पीछे लगाया था वो अपनी रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट में कुछ अजीब है। जासूस बताता है, लिन परिवार की बेटी असली लिन बचपन से ही बहुत जिद्दी और नखरे वाली थी, लेकिन आपकी पत्नी यानी ट्रांसमाइग्रेटेड लिन का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग है। जासूस ने लिन की पैदाइश से लेकर अब तक की सारी कुंडली निकाल ली है, यहाँ तक कि वो कब चलने लगी थी और उसका वजन क्या था। इतना डिटेल में कौन जाता है भाई। लेकिन गू यान चैन का ध्यान एक खास चीज पर अटक जाता है। रिपोर्ट में लिखा है कि लिन को स्कूल के दिनों में 100 लव लेटर्स मिले थे। गू यान चैन जल भुन जाता है। वो पूछता है, 100 लव लेटर्स? जासूस बताता है कि लिन बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और लड़कों में पॉपुलर थी, लेकिन उसके भाइयों ने वो लव लेटर्स उस तक पहुंचने ही नहीं दिए। गू यान चैन गुस्से में फाइल पटकते हुए कहता है, इतनी कम उम्र में प्यार मोहब्बत, ये लड़के सिर्फ बकवास करना जानते हैं। जासूस मन ही मन सोचता है, मास्टर गू जल नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं जल रहे हैं, बस पूरा ऑफिस खट्टे अंगूरों की बदबू से भर गया है। जासूस के जाने के बाद गू यान चैन खुद को तसल्ली देता है। वो कहता है, चाहे उसे कितने भी लोग पसंद करे, क्या फर्क पड़ता है, बचपन से ही हमारी सगाई हो चुकी है, वो मेरी है। वाह, ये आदमी तो अपनी पत्नी को लेकर बहुत पॉजेसिव है। वापस घर पर लिन शाओ युआन एक बार फिर एस्केप प्लान बनाने में जुटी है। वो जानती है कि गू परिवार की पहुंच अंडरवर्ल्ड तक है, इसलिए एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। फैंग उसकी मेहनत देखकर इम्प्रेस हो जाती है। लिन, तुम तो एकदम प्रोफेशनल हो। लेकिन फैंग को नींद आ रही है। वो, तुम प्लान बनाओ, मैं सोती हूँ कहकर सोने चली जाती है। लिन मन ही मन सोचती है, फैंग चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल ले जाऊंगी। व्हाइट लोटस चेन लिन और उसका भाई एक गंदी चाल चलते हैं। वो एक गंजे आदमी को लिन शाओ युआन की सारी इन्फॉर्मेशन बेच देते हैं। उनका प्लान ये है कि गंजा आदमी लिन को किडनैप करके गू यान ली को ब्लैकमेल करेगा ताकि वो अपने क्रिमिनल भतीजे को जेल से छुड़ा सके। अगर ऐसा हुआ तो लिन का बचना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ लिन शाओ युआन अपने भागने के प्लान के लिए एक ट्रांजैक्शन करने जा रही है। फैंग उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन लिन मना कर देती है। वो कहती है, फैंग, मैंने 12 साल मॉय थाई सीखी है, जबकि तुम्हारी फाइटिंग स्किल 0 है। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फैंग बहुत डरी हुई है, लेकिन लिन उसे भरोसा दिलाती है कि अब उन्हें मर्दों के लिए लड़ने वाला कैरेक्टर नहीं बनना, बल्कि अपनी जिंदगी खुद बनानी है। लिन एक सुनसान जगह पर पहुंची और खाली स्थान को देखकर सोचने लगी कि सामान छोड़ने के लिए ये जगह सही रहेगी। तभी व्हाइट लोटस का भाई पीछे से आया और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। लिन को बांधकर एक वैन में डाल दिया गया, जबकि बाहर वो गंजा आदमी गू
गू यानली से मिन्नतें कर रहा था। लिन ने जब ये सुना तो वो सोचने लगी, ये मिस्टर गू कौन है? क्या ये गू यानली है? गू यानली ने उस गंजे आदमी को साफ मना करते हुए कहा, मैं तुम्हारे भतीजे की सहायता नहीं कर सकता, वो एक बुरा आदमी है। गंजा आदमी बोला, मिस्टर गू, इस बार उसे छोड़ दीजिए, मैं उसे सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा और वो अब ऐसा काम कभी नहीं करेगा। गू यानली ने सख्ती से कहा, अब वो जेल जाकर ही सब कुछ सीखेगा। गंजा आदमी सोचने लगा कि इतने समय से साथ काम करने के बावजूद गू यानली को उस पर दया नहीं आ रही, इसलिए अब उसे अपने भतीजे को बचाने के लिए सौदा करना ही होगा। उधर लिन ने खुद को धक्का दिया और वैन से नीचे गिर गई। गू यानली ने उसे देख लिया और गंजे आदमी से पूछा, तो तुम मिस्टर ली के साथ डील करते हो? ये सुनकर लिन मन ही मन झुंझला गई, ये कैसा अंधा आदमी है, मैं इसके साथ हर रोज सोती हूँ और ये मुझे पहचान तक नहीं पा रहा। तभी असिस्टेंट ने बताया कि घर से फोन है। गू यानली को जैसे ही खबर मिली वो गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हें किसी ने बताया कि युआन युआन कहाँ गई? जमीन पर गिरी लिन अपने मुंह का कपड़ा निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी गू यानली की नजर उस पर पड़ी और वो गुस्से में उसकी ओर बढ़े। गंजे आदमी ने उन्हें रोकते हुए सौदे की बात की, लेकिन गू यानली ने उसे धक्का देकर कहा, तुम मेरे साथ बिजनेस करने के लायक नहीं हो। उन्होंने लिन के मुंह से कपड़ा निकाला। लिन रोते हुए बोली, गू यानली, तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम मुझे पहचान तक नहीं पा रहे थे। गू यानली ने उसे गोद में उठा लिया। लिन ने इशारा किया, रुको, ये वही आदमी है जिसे किसी ने अंदर की जानकारी दी थी। गू यानली ने असिस्टेंट को उसे सच उगलवाने का आदेश दिया और लिन को लेकर घर पहुंचे। फांग दौड़ती हुई बाहर आई और पूछा, लिन, तुम्हें क्या हुआ? सेकेंड आंटी ने भी चिंता जताई। गू यानली ने चिढ़कर कहा, आंटी, आप शांत रहिए, आप अक्सर मेरे घर क्यों आ जाती हैं? व्हाइट लोटस ये सब देखकर डर गई कि लिन मिल गई है। उसने नाटक करते हुए कहा, जैसे ही मुझे पता चला कि लिन गायब है, मैं और सेकंड आंटी आपको देखने चले आए। ईफान और छोटा भाई भी लिन का हाल पूछने लगे। गू यानली ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। अंत में गू यानली ने व्हाइट लोटस यानी चैन लिन से कड़े शब्दों में कहा, तुम कल फाइनेंस डिपार्टमेंट जाकर अपना हिसाब करवा लेना, तुम अब यहाँ काम करने के लायक नहीं। फैंग भी धमकी देती है, अगर एक और बकवास की तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। डॉक्टर बताता है कि लिन को बहुत तेज नशा दिया गया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। फैंग खुद को दोषी मानती है और रोने लगती है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। लेकिन गू यानली अपनी पत्नी के पास बैठता है और बहुत ही प्यार से कहता है, लिन शाओ युआन, डरना मत, मैं यहाँ हूँ। ओहो, यानडेरे पति अब प्रोटेक्टिव पति बन गया है। हॉस्पिटल में अभी लिन बेहोश है, लेकिन घर की विलन आंट फिर से अपना जहर उगलने आ गई हैं। वो गू यानली को भड़काने की कोशिश करती हैं। यानली, अभी तुम्हारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लिन तुम्हारी इज्जत नहीं करती, बाहर घूमती है, क्यों ना तुम उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन गू यानली चाची की चाल समझ जाता है और पलटकर ऐसा जवाब देता है कि चाची की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है, चाची, मेरी शादी की चिंता छोड़िए और अपने पति गू सेकंड अंकल को देखिए, सुना है उन्होंने एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनते ही चाची आग बबूला होकर उस बुढ़े को मैं छोड़ूंगी नहीं कहती हुई वहां से भाग जाती है। गू यानली ने तो चाची का घर ही उजाड़ दिया। दूसरी तरफ फैंग शाओ हुई डॉक्टर की जान खाने पर तुली है। वो कहती है, एक दिन रात हो गया, मेरी बहन अभी तक नहीं उठी, सुअर भी इतनी देर नहीं सोते। तभी लिन शाओ युआन अपनी आंखें खोलती है और मजाक में कहती है, तुम सुअर, तुम्हारा पूरा खानदान सुअर। फैंग उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। लिन मजाक करती है, तुम रोते हुए और बदसूरत लगती हो। दोनों सहेलियों का प्यार और नोकझोंक देखकर गू ब्रदर्स भी हैरान रह जाते हैं। गू यानली बड़े प्यार से लिन से बात करता है, उसे वापस सो जाने के लिए कहता है ताकि वो आराम कर सके। लेकिन लिन, जो कि अभी भी उसे यानडेरे विलन मानती है, पूछती है, क्या तुम बीमार हो? तो बेचारा पति प्यार दिखा रहा है और पत्नी उसे पागल समझ रही है। अब सीन शिफ्ट होता है गू यानचेन बड़े भाई के ऑफिस में। वो गू यानली को एक नया काम सौंपता है। वो कहता है, कल हेसेंग के साथ एक जरूरी डील है, तुम अपनी पत्नी लिन और फैंग को लेकर वहां जाओगे। गू यानली मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बड़ा भाई अफ्रीका भेजने की धमकी देता है तो वो मान जाता है। गू यानली फिर से चैन लिन यानी व्हाइट लोटस की तरफदारी करता है कि वो कितनी अच्छी लड़की है और उसे उसकी जरूरत है। ये सुनकर बड़ा भाई उसे दिमाग के डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह देता है। सही कहा, अपनी पत्नी छोड़ पराई औरत के पीछे भाग रहा है। लिन शाओ युआन, जो शायद छुपकर सुन रही थी, निराश हो जाती है। वो सोचती है, ये दोनों भाई अभी भी उस हीरोइन चैन लिन के प्यार में पागल है, कहानी बदली नहीं है। मुझे फैंग के साथ मिलकर जल्द से जल्द भागना होगा। नरेटर, उसे लगता है कि गू ब्रदर्स का ये प्यार सिर्फ दिखावा है और अंत में वो उन्हें धोखा ही देंगे। अगली सुबह गू यानली बड़े प्यार से लिन को उठाता है, उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है। लेकिन लिन को अभी भी उस पर शक है। वो खींच कर उठती है। गू यानचेन ने चारों को एक बिजनेस ट्रिप के लिए भेजा है,
लेकिन हमारी हीरोइनों लिन और फैंग का अपना ही अलग एजेंडा है। फैंग शाओहुई कमरे में घुसते ही जासूस बन जाती है। वो हर कोने को चेक करती है कि कहीं गू ब्रदर्स ने कोई कैमरा या रिकॉर्डर तो नहीं छुपा रखा। फैंग शाओहुई किडनैप हो गई है। लिन शाओयान गू यानली को बताती है। गू यानली तुरंत अपने बड़े भाई गू यानचन पर भड़कता है। मैंने तुम्हें मेरी भाभी का ख्याल रखने को कहा था और तुम दूसरी औरतों के साथ रोमांस कर रहे हो। वो उसे धमकी देता है कि अगर फैंग को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पता चलता है कि किडनैपर्स की गाड़ी शुरुंग रोड की तरफ जा रही है। लिन शाओयान जो अब तक डरपोक बन रही थी, अचानक एक्शन मोड में आती है। वो गू यानली से कार की चाबी मांगती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और फिर होता है एक क्रेजी कार चेज। लिन अपनी ड्राइविंग स्किल से किडनैपर्स की गाड़ी को टक्कर मारती है और उन्हें रोक देती है। गू यानली भी हैरान रह जाता है। लिन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कितना खतरनाक था। गू यानचन दौड़कर फैंग के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फैंग जो अभी भी सदमे और गुस्से में है, उसे फटकारती है। तुम्हें दिखता नहीं? मेरी हालत देखो, तुम अपनी माँ की मदद क्यों नहीं करते? फैंग गुस्से में उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद फैंग उस किडनैपर की ऐसी धुलाई करती है कि वो सब उगल देता है। पता चलता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सेकंड आंट यानी दूसरी चाची ने करवाया था। उनका गंदा प्लान था कि फैंग की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसे बदनाम किया जाए। फैंग गू यानली से पूछती है, मैं तुम्हारी चाची को सबक सिखाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? गू यानली कहता है, बिल्कुल नहीं। अभी सब शांत भी नहीं हुआ था कि चेन लिन का फोन फिर से आ जाता है। वो रोते हुए कहती है, यानचुन मुझे बचाओ, मेरा भाई चेन जुन दरवाजा तोड़ रहा है। फैंग कहती है, ये पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है, कोई बेवकूफ ही इस पर भरोसा करेगा। लेकिन गू यानचन कहता है, रुको, मैं अभी आता हूँ। फैंग को लगता है कि वो फिर से पिघल गया, लेकिन गू यानचन फैंग को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फैंग चिल्लाती है, तुम पागल हो क्या? मुझे अपनी डेट पर क्यों ले जा रहे हो? वहां पहुंचकर चेनजुन यानी चेनलिन का भाई गू यानचन को जीजा जी कहकर पैसे मांगता है। वो कहता है, पूरा शहर जानता है कि आप मेरी बहन के बैकबोन हैं। चेनलिन उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन गू यानचन अपना असली रूप दिखाता है। वो साफ शब्दों में कहता है, मैं तुम्हारा जीजा जी नहीं हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वो चेनलिन से कहता है, सॉरी, मेरी पत्नी कार में मेरा इंतजार कर रही है, अगर ऐसी मुसीबत आए तो पुलिस को कॉल करो, मुझे नहीं। चेनलिन को यकीन नहीं होता। वो पूछती है, यानचन, क्या तुम अब मेरे दोस्त भी नहीं रहोगे? गू यानचन ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अब उसकी पत्नी फैंग शाओहुई है। उसने चेनलिन और उसके ड्रामेबाज भाई को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। गू यानचन चेनलिन को छोड़कर अपनी पत्नी फैंग के पास वापस आ जाता है। वो कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, वरना मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। फैंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है, क्या मैंने सही देखा? ये लव स्ट्रक बेवकूफ बदल गया? लेकिन गू यानचन बहुत कंफ्यूज्ड है। वो फैंग से एक अजीब बात कहता है, फैंग, मुझे लगता है मैं बीमार हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। वो एक्सप्लेन करता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे कंट्रोल कर रहा है। मुझे जबरदस्ती चेनलिन पर भरोसा करना पड़ता है, जबकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। फैंग समझ जाती है कि ये नॉवल के प्लॉट का असर है, लेकिन आज शायद कोई बग आ गया है जिससे गू यानचन उस कंट्रोल से बाहर निकल आया है। फैंग कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उधर चेनलिन घबरा जाती है। वो अपने सिस्टम से पूछती है, क्या हुआ? गू यानचन मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे निकल गया? सिस्टम भी हैरान है, लेकिन वो चेतावनी देते हुए कहता है, जल्दी कुछ करो, अगर हमारे पॉइंट्स खत्म हो गए तो हम दोनों नष्ट हो जाएंगे। चेनलिन का भाई जुन उसे दिलासा देता है कि वो उस औरत को गायब कर देगा ताकि चेनलिन का रास्ता साफ हो जाए। सीन शिफ्ट होता है गू यानली के पास। उसका जासूस उसे बताता है कि लिन शाओयान ने अंडरग्राउंड के लोगों से संपर्क किया है और सेकंड आंट को किडनैप करने का नाटक रचा है। गू यानली गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराता है। वो कहता है, मेरी पत्नी सच में निडर है, अगर बदला लेना है तो असली बदला लो। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है, लिन जो करना चाहती है करने दो, बस उसका साथ दो, उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। वाह, ये पति तो अपनी बीवी के हर क्राइम में पार्टनर बनने को तैयार है। अब लिन शाओयान एक पार्टी में चेनलिन से मिलती है। चेनलिन फिर से बेचारी बनने का नाटक करती है और माफी मांगती है। वो लिन को विशेष यानी जालिम दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन लिन इस बार डिफेंसिव नहीं होती। वो सीना तान कर कहती है, हाँ, मैं सबसे बड़ी जालिम हूँ, क्या उखाड़ लोगी? तभी वहाँ सेकंड आंट आ जाती है और चेनलिन की तरफदारी करती है। वो लिन को डांटती है। लिन कहती है, अच्छा, तुम्हें चेनलिन की इतनी चिंता है तो चलो तुम भी पिट लो। लिन मौका देखकर सेकंड आंट को धक्का देती है या मारती है, लेकिन फिर तुरंत जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आह, मेरा पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। ये लिन की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। वो जानबूझकर खुद को विक्टिम दिखा रही है ताकि गू यानली उसके बचाव में आए और सेकंड आंट को दोषी ठहराया जा सके। लिन ज़ियाओयान का प्लान काम कर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, हाय, मैं मर गई, मेरा पैर टूट गया, चाची जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। बेचारी सेकंड आंट को मजबूरन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। लिन उन्हें खींचते हुए कहती है, जल्दी चलो, दौड़ो। दूसरी तरफ फैंग शाओहुई अपने पति गू यानचेन से बहुत नाराज है। जब गू यानचेन उसके पास आता है तो फैंग उसे धक्का दे देती है। वो कहती है,
अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तुम अपनी व्हाइट मूनलाइट यानी चेनलिन को मनाने के बजाय यहाँ मेरे पीछे क्यों आए हो? मुझे तुमसे घिन आती है। गु यानचेन को बहुत गहरा झटका लगता है। वो हकलाते हुए पूछता है, फैंग, क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? वापस लिन और सेकंड आंट के सीन पर आते हैं। कार अचानक रुकती है और कुछ गुंडे, जो असल में लिन के हायर्ड एक्टर्स हैं, कार को घेर लेते हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं। सेकंड आंट डर के मारे कांपने लगते हैं। बंदूक, भागो! गुंडों का सरदार पूछता है, तुम दोनों में से सेकंड मैडम गु कौन है? लिन तुरंत सेकंड आंट की तरफ इशारा कर देती है, ये है, यही है गु परिवार की दूसरी मैडम। लिन मजे लेते हुए चाची के कान में कहती है, चाची, लगता है ये आपके पति ने भेजे हैं, वो आपसे छुटकारा पाना चाहते होंगे। चाची गिड़गिड़ाती है, नहीं, मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन गुंडा, जो अपनी एक्टिंग में एकदम पक्का है, कहता है, पैसे नहीं चाहिए, ये गु परिवार की मैडम का ऑर्डर है। और वो चाची को घसीट कर ले जाने लगता है। जब चाची रोने धोले लगती हैं, तो लिन जियाओयान अपनी हंसी नहीं रोक पाती। वो जोर से हंसने लगती है। मेरी प्यारी चाची, किडनैप होने का मजा कैसा लग रहा है? लिन अपना पैर हिलाकर दिखाती है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। वो कहती है, ये सब एक जाल था। सेकंड आंट को समझ आ जाता है कि ये सब नाटक था। वो गुस्से में कहती है, तुमने ये सब करवाया, गु परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन लिन अब डरने वाली नहीं है। वो एक शेरनी की तरह दहाड़ती है, जब तुमने मेरी बहन फैंग को किडनैप करवाने की हिम्मत की थी, तब नहीं सोचा था कि तुम कैसे मरोगी। लिन साफ कर देती है कि वो बहुत बदलेखोर है। जो भी उसकी सहेली को दुखी करेगा, वो उसका जीना हराम कर देगी। और सबसे बड़ा जोक ये कि वो बंदूकें नकली यानी टॉय गन्स थी। बेचारी चाची नकली बंदूक देखकर ही डर गई। सेकंड आंट को सबक सिखाने के बाद लिन जियाओयान बहुत खुश है। वो वापस फैंग के पास आती है और कहती है, मैंने उसे दरवाजे पर बांधने का हुक्म दे दिया है, मजा आ गया। लेकिन फैंग बहुत उदास है। लिन पूछती है कि गु यानचेन ने क्या किया? फैंग कहती है, प्लीज उसका नाम मत लो। लिन समझ जाती है और एक फोटो दिखाते हुए कहती है, बहन, हम दोनों के पतियों ने हमें धोखा दिया है, चीटिंग। ये फोटो सबूत है। अब हम दोनों वकील बुलाएंगे और सीधा तलाक यानी डिवोर्स लेंगे। लिन तो खुश है कि अब भागने का सॉलिड बहाना मिल गया। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। गु यानली अपने भाई गु यानचेन और चेन लिन को एक प्राइवेट रूम में पकड़ लेता है। गु यानली आग बबूला हो जाता है, निकल जाओ यहाँ से, मैंने मना किया था ना कि यहाँ सर्विस नहीं चाहिए। वो अपने बड़े भाई को चेतावनी देता है, तुम शादीशुदा हो, अगर भाभी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो क्या करोगे? गु यानचेन सफाई देता है कि उसने चेनलिन को नहीं बुलाया, वो खुद आ गई। गु यानली चेनलिन को वहां से भगा देता है और बड़े भाई को भी डांटता है। छोटा भाई अब टीम भाभी में है। चेनलिन फिर से परेशान है। वो अपने सिस्टम से पूछती है, ये दोनों भाई मेरे कंट्रोल से बाहर क्यों हो रहे हैं? सिस्टम कहता है, सब कुछ नॉर्मल है। चेनलिन गुस्से में उसे वेस्ट यानी बेकार कहती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी व्हाइट लोटस वाली चालें अब काम क्यों नहीं कर रही। घर पर गु यानली अपनी पत्नी लिन को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, लिन युआन, मुझे माफ कर दो। लिन कहती है, माफी से क्या होगा? गु यानली पूछता है, क्या तुम जल रही हो जेलस? लिन का जवाब बड़ा ही पॉजेसिव होता है, मैं जल नहीं रही, मुझे बस पसंद नहीं कि मेरी चीजों को यानी माई थिंग्स को कोई और हाथ लगाए। वाह, लिन ने तो पति को चीज बना दिया, लेकिन गु यानली शायद इसी अदा पर फिदा है। दूसरी तरफ चेनलिन फिर से गु यानचेन के घर पहुंच जाती है। वो फैंग के सामने सफाई देती है कि उनके बीच कुछ नहीं है, और फिर वही पुराना ड्रामा। वो जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है और चिल्लाती है, हाय, मैं गिर गई। फैंग कहती है, क्या एक्सीडेंट का नाटक ऐसे किया जाता है? कितनी वाहियात एक्टिंग है। गु यानचेन फिर से कंट्रोल में खोकर फैंग को डांटता है, मैंने कहा था चेनलिन को तंग मत करना। फैंग का पारा चढ़ जाता है। वो कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे घर में आकर ड्रामा कर रहे हो? तुम दोनों जाकर किसी न्यूरोलॉजिस्ट को अपना दिमाग दिखाओ। फैंग वहां से चली जाती है। चेनलिन फिर से बेचारी बनने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गु यानचेन को उसकी आवाज सुनकर चिढ़ होने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, इसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। और वो अंत में कहता है, मेरे घर दोबारा मत आना। कहानी में अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। गु यानचेन ने चेनलिन को घर से निकाल दिया है, लेकिन चेनलिन हार मानने वाली नहीं है। वो खुद को फीमेल लीड मानती है और अपने सिस्टम से कहती है, मुझे एफ्रोडीजियाक यानी प्यार बढ़ाने वाली दवा या ड्रग दो, मुझे गु यानली को जीतना ही होगा। दूसरी तरफ लिन और फैंग शॉपिंग में बिजी हैं और अपनी ऑनलाइन शॉप की बातें कर रहे हैं। तभी लिन को अचानक याद आता है, आज वही तारीख है जब नॉवल में गु यानली को ड्रग दिया गया था और चेनलिन ने उसे बचाया था। लिन घबरा जाती है, नहीं, आज की रात गु यानली को कुछ नहीं होना चाहिए, और वो पागलों की तरह घर की ओर दौड़ती है। जब लिन घर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गु यानली खून से लथपथ है, उसने खुद को कंधे पर गोली मार ली है।
क्यों? ताकि वो उस ड्रग के नशे में बेहोश न हो और चैनलिन के जाल में न फंसे। वो दर्द के जरिए खुद को होश में रखना चाहता था। सच्चा प्यार इसे कहते हैं। गु यानली दर्द से करहाते हुए कहता है, वाइफ, मैं अपवित्र नहीं हुआ हूँ। मुझे पता है तुम्हें सफाई पसंद है, इसलिए मैंने खुद को गंदा नहीं होने दिया। लिन रोते हुए कहती है, तुम बेवकूफ हो, डॉक्टर को बुलाओ। अब लिन जियाओयान का काली माता वाला रूप बाहर आता है। वो चैनलिन के पास जाती है जो वहां मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। चैनलिन सफाई देती है, मैं तो बस गुजर रही थी, मैंने देखा गु बीमार है तो मैं मदद करने आई थी। लिन कहती है, ओ, तो मेरे पति ने खुद को गोली मार ली सिर्फ तुम्हारे साथ एक्सट्रीम प्ले खेलने के लिए। क्या बकवास है। लिन उसे माफ नहीं करती। वो अपने असिस्टेंट हे सॉन्ग को बुलाती है और कहती है, मिस चैन को ले जाओ और इनका अच्छे से ख्याल रखना। मतलब अब चैनलिन की शामत आने वाली है। चैनलिन को यकीन नहीं हो रहा। वो सोचती है, गु यानली ने मेरे साथ सोने के बजाय खुद को गोली मारना पसंद किया। ये लिन जियाओयान और फैंग शियाओहुई मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उसका एफ्रोडीजियाक वाला प्लान पूरी तरह फेल हो गया है क्योंकि गु यानली ने अपनी इच्छा शक्ति और पत्नी के प्यार को चुना। लिन अपने बिग इडियट पति के पास वापस आती है। वो सोचती है, इस पागल ने मेरे लिए खुद को गोली मार ली। शायद अब लिन को एहसास हो रहा है कि गु यानली कोई यान्डरे विलेन नहीं बल्कि उससे सच में प्यार करने वाला इंसान है। हॉस्पिटल के ड्रामे के बाद लिन शाओयान अपने पति गु यानली के पास बैठी है। वो रो रही है। वो पूछती है, गु यानली, तुमने ऐसा क्यों किया? खुद को गोली क्यों मारी? गु यानली जो जवाब देता है वो किसी भी लड़की का दिल पिघला देगा। वो कहता है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ बेवकूफ, मेरी एक पत्नी है और वो तुम हो। मुझे पता है तुम्हें धोखा बर्दाश्त नहीं है। नो सैंड फॉल्स इन योर आईज। वो बताता है कि जैसे ही चैनलिन सामने आई उसे एक अजीब सी आवाज, वॉइस या प्लॉट कंट्रोल सुनाई देने लगी जो उसे चैनलिन को स्वीकार करने के लिए कह रही थी। लेकिन अपने होश और वफादारी को बचाने के लिए उसने खुद को गोली मार ली। ये सुनकर लिन शाओयान का दिल भर आता है। वो फैसला करती है कि अब वो झूठ नहीं बोलेगी। वो डरते हुए कहती है, गु यानली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं असली लिन युआन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। आपको क्या लगता है गु यानली का रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा? झटका? नहीं। वो बड़े शांत भाव से कहता है, मुझे पता है, मुझे शुरू से ही पता था। गु यानली एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, 18 साल की उम्र से मुझे एक आवाज या प्लॉट कहती थी कि मुझे चैनलिन से प्यार करना चाहिए, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वो एक लालची और स्वार्थी लड़की निकली। लेकिन सुहागरात पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मेरे दिल ने कहा कि मुझे मेरा असली प्यार मिल गया है। इसलिए मैं लिन युआन से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ जो अभी मेरे सामने है। OMG, ये आदमी तो शुरू से सब जानता था और फिर भी इसे इतना प्यार करता है। वो वादा करता है कि वो अपने बड़े भाई गु यानचैन जैसा बेवकूफ नहीं है जो भटक जाए। वो सिर्फ और सिर्फ लिन का है। लिन मजाक में कहती है, अपनी बड़ाई करने के लिए भाई की बुराई क्यों कर रहे हो? गु यानली कहता है, क्योंकि वो बेवकूफ है। सच्चाई तो है। वो लिन से वादा लेता है कि वो दोबारा कभी तलाक की बात नहीं करेगी। अगली सुबह गु यानली मजाक में लिन को ताना मारता है, कब तक मुझे ऐसे देखती रहोगी? लिन कहती है, तुम्हारा रोमांस बहुत कॉर्नी यानी पुराना या फिल्मी है। गु यानली शरारत से कहता है, तो मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन रोमांस के बीच में ही फैंग शियाओहुई का फोन आ जाता है। फैंग एक चौंकाने वाली खबर देती है, लिन, चैनलिन गायब हो गई है। वो भागी नहीं, वो सचमुच हवा में गायब हो गई है। चैनलिन, व्हाइट लोटस की हालत खराब है। वो अपने सिस्टम से पूछती है, क्या तुम जिंदा हो? सिस्टम जवाब देता है, मैं जिंदा हूँ लेकिन तुम मरने वाली हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए। अब मैं किसी और होस्ट के पास जा रहा हूँ जो मुझे पॉइंट्स कमा कर दे सके। और इसी के साथ सिस्टम चैनलिन को छोड़कर गायब हो जाता है। चैनलिन चिल्लाती रह जाती है, सिस्टम वापस आओ। दूसरी तरफ गु परिवार के पुराने घर में एक नया ड्रामा चल रहा है। लिन शाओयान का हायर्ड किडनैपर सेकंड आंट को पकड़कर खड़ा है। गु येमेंग रो रही है, मेरी माँ को छोड़ दो। किडनैपर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। लिन शाओयान वहां पहुंचती है और कहती है, घबराओ मत भाई, हम बात कर सकते हैं। लिन मजाक में कहती है, बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। लिन किडनैपर से डील करती है। वो कहती है 2.5 मिलियन यानी 25 लाख ले लो और चाची को छोड़ दो। फैंग शियाओहुई मजाक उड़ाती है, सिर्फ 2.5 मिलियन? क्या गु परिवार की सेकंड वाइफ की कीमत इतनी कम है? फैंग तो चाची की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लिन कहती है, अरे भाई मैंने तो पुलिस को पहले ही बुला लिया है। किडनैपर घबरा जाता है और कहता है, तो मैं चाची को लेकर भाग रहा हूँ, और वो चाची को लेकर चला जाता है। अगले दिन गु यानली खबर लाता है। वो बताता है, हमने सेकंड आंट को ढूंढ लिया है एक कचरे के ढेर में। वो बताता है कि चाची कचरे के ढेर में बेहोश पड़ी थी और उनसे भयानक बदबू आ रही थी। लिन और फैंग अपनी हंसी नहीं रोक पाती। लिन कहती है, इसे कहते हैं दूसरों का बुरा चाहोगे तो खुद का बुरा होगा, कर्मा। अब चाची शायद शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगी। अब एक अच्छी खबर है, लिन और फैंग अपने ऑनलाइन स्टोर का स्टेटस चेक करती हैं। फैंग चिल्लाती है, लिन देखो, हमारे ऑर्डर्स एक्सप्लोड हो रहे हैं।
उनका बिजनेस सुपर डुपर हिट हो गया है। वो दोनों सेलिब्रेट करती हैं। सिस्टर्स यूनाइटेड, शार्पनेस कैन ब्रेक गोल्ड। जब बहनें साथ हों तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बिजनेस सेट होने के बाद लिन शाओयान एक सीरियस बात कहती है। वो कहती है, फैंग, मैं गु यानली को तलाक देने वाली हूँ। फैंग हैरान रह जाती है, क्या तुम सच में श्योर हो? लिन कहती है, बिल्कुल, मेरे पास पैसा है, खूबसूरती है, मुझे किसी और की क्या जरूरत। अरे अभी तो गु यानली ने इतना रोमांस किया था, ये फिर से डाइवोर्स पर क्यों आ गई? लिन शाओयान फैंग शाओहुई को डाइवोर्स लेने के लिए सपोर्ट करती है। वो कहती है, मेरे पास पैसा है, खूबसूरती है, मुझे अपनी बहन फैंग के लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो खुद का ख्याल रख सकती है। तभी एक नौकर आकर बताता है कि फैंग और लिन के बड़े भाई, थर्ड ब्रदर और सेकंड ब्रदर, गु परिवार के पुराने घर में उनसे मिलने आए हैं। फैंग और लिन घबरा जाती हैं। क्या वो हमें पहचान लेंगे? क्या उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी असली बहनें नहीं हैं? लेकिन फिर वो सोचती हैं कि नॉवल में इन भाइयों का रोल ज्यादा नहीं था, तो शायद वो बच जाएं। जब वो वहां पहुंचती हैं तो फैंग को समझ नहीं आता कि उसका भाई कौन है। वो अंदाजे से एक लड़के के पास जाती है। उसका भाई थर्ड ब्रदर उसे प्यार से डांटता है, तुम अभी भी वैसी ही हो, बड़ी हो गई हो लेकिन आदतें नहीं बदली। फैंग राहत की सांस लेती है और कहती है, हाँ, मैं सुधार लूंगी। दूसरी तरफ लिन का भाई सेकंड ब्रदर उसे देखकर कहता है, तुम कितनी दुबली हो गई हो, क्या गु परिवार तुम्हें खाना नहीं देता? लिन मजाक में अपना डबल चिन दिखाती है। लगता है दोनों भाई अपनी बहनों को बहुत प्यार करते हैं। गु यानचैन जो वहाँ चुपचाप खड़ा है, एक भयानक सपना याद करता है। उसने सपने में देखा था कि वो और गु यानली एक औरत यानी चैन लिन के लिए लड़ रहे थे और उसकी वजह से उसकी पत्नी फैंग को अपना घर छोड़ना पड़ा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। ये सपना उसे अंदर से खाए जा रहा है, इसीलिए शायद अब वो फैंग को खोना नहीं चाहता। अब आता है असली धमाका। फैंग का भाई थर्ड ब्रदर सीधे ग्रैंडपा गु से बात करता है। वो बिना डरे कहता है, दादाजी, मैं साफ बात करूंगा, मुझे पता है कि गु यानचैन और चैनलिन के बीच क्या चल रहा है। मैं चाहता हूं कि यानचैन मेरी बहन फैंग को तलाक दे दे। दादाजी समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यानचैन को सजा दी है, लेकिन फैंग का भाई नहीं मानता। वो कहता है, हमारी फैंग हमारे घर का खजाना है, अगर वो शादी नहीं करती तो भी हम उसे पाल सकते हैं, लेकिन हम उसे यहाँ बेइज्जत नहीं होने देंगे। वो ऐलान करता है कि वो फैंग को अपने साथ लेकर जा रहा है। जब गु यानचैन तलाक के पेपर्स तैयार कर ले तब बात होगी। तभी लिन का भाई सेकंड ब्रदर भी खड़ा होता है और कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि गु यानली मेरी बहन लिन को तलाक दे दे, मैं उसे वापस जांगनान लेकर जाना चाहता हूँ। लिन हैरान है, अरे मेरा नाम बीच में क्यों आया? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। लिन का भाई सेकंड ब्रदर भी पुनर्जन्म लेकर आया है। पिछले जन्म में उसकी बहन मारी गई थी। इस बार वो कसम खाता है कि वो इतिहास को दोहराने नहीं देगा और अपनी बहन को सुरक्षित वापस लेकर जाएगा। दोनों भाई अपनी अपनी बहनों को लेकर जाने लगते हैं। अब गु ब्रदर्स क्या करेंगे? गु यानचैन को अपने बुरे सपने का डर है। गु यानली को अपनी पत्नी से सच्चा प्यार हो गया है। लिन शाओयान बहुत होशियारी से काम लेती है। उसका भाई सेकंड ब्रदर उसे तलाक लेने के लिए मजबूर कर रहा है। वो गु यानली को गहरा और डार्क बताकर रिजेक्ट कर देता है। गु यानली डर जाता है और लिन से पूछता है, क्या तुम्हें कोई और चाहिए? बताओ, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अरे भाई, इतना भी समर्पित नहीं होना चाहिए। लिन कहती है, नहीं, मुझे तुम ही काफी हो। वो अपने भाई से झूठ बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है और गु यानली से कहती है, जाओ फैंग का तलाक करवाओ, मेरा नहीं। गु यानली भी मौके का फायदा उठाता है और कहता है, हाँ भाई सेकंड ब्रदर, मेरा और लिन का रिश्ता बहुत अच्छा है, तलाक चाहिए तो गु यानचैन का करवाओ। छोटा भाई बड़े भाई को बस के नीचे फेंक रहा है। दूसरी तरफ फैंग शाओहुई और उसका भाई थर्ड ब्रदर तलाक पर अड़े हुए हैं। गु यानचैन गिड़गिड़ाता है, मैं तलाक नहीं चाहता, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फैंग हंसते हुए कहती है, वाह, तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी, थिक स्किन है, अब तुम विक्टिम प्ले कर रहे हो, तुम्हारा ये सस्ता प्यार मुझे नहीं चाहिए, साइन करो। गु यानचैन साइन करने से मना कर देता है। देर से आया हुआ प्यार घास से भी बदतर होता है। फैंग का भाई उसे वहां से ले जाने लगता है। गु यानचैन उसे थर्ड ब्रदर कहकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसे झिड़क देता है, खबरदार जो मुझे भाई बोला। जब वो बाहर निकलते हैं तो फैंग का भाई उसे खुशखबरी देता है, तुम्हारी भाभी थर्ड सिस्टर इन लॉ 5 महीने की प्रेग्नेंट है और वो तुम्हें बहुत याद करती है। ये सुनते ही फैंग को ओरिजिनल नॉवल का एक भयानक प्लॉट याद आ जाता है। नॉवल में चैन लिन की वजह से फैंग के भाई और भाभी के बीच गलतफहमी हो गई थी। चैन लिन ने भाई को फंसाया था, जिसे देखकर प्रेग्नेंट भाभी का मिसकैरेज हो गया था। फैंग घबरा जाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसका भाई यहाँ रुके और चैन लिन फिर से वही चाल चले। फैंग अपने भाई से कहती है, तुम वापस जाओ और भाभी का ख्याल रखो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लूंगी। लेकिन भाई नहीं मानता। वो कहता है कि वो अगले 6 महीने तक फैंग के साथ ही रहेगा। वो उसे अपनी स्मॉल विला में शिफ्ट कर देता है। फैंग सोचती है, मैं असली फैंग हुई नहीं हूँ, अगर भाई के साथ रही तो मेरा राज खुल सकता है। लेकिन भाई की जिद के आगे उसे
झुकना बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है लिन शाओयान और गु यानली के बेडरूम में। लिन मजे से कॉमिक्स पढ़ रही है। गु यानली उसके पास आता है और रोमांस करने की कोशिश करता है। लिन कहती है, अरे मैं पढ़ रही हूँ, इस पोस्टर में मैं कैसे पढ़ूंगी। गु यानली नहीं मानता और अपनी शरारतें जारी रखता है। गु यानली अपनी पत्नी लिन शाओयान का फोन लेकर अपने भाई सेकंड ब्रदर का नंबर ब्लैकलिस्ट कर देता है। लिन पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें मार डालेगा। गु यानली कहता है, मैं अपनी जगह बचा रहा हूँ, मुझे डर है कि तुम एक दिन गायब हो जाओगी। और फिर वो एक बड़ी बात कहता है, युआन युआन, चलो हम एक बच्चा करते हैं, अगर हमारे बीच कोई बंधन होगा तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लिन उसे भरोसा दिलाती है कि वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन गु यानली मानता नहीं है और कहता है, लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर समझ जाओ, दूसरी तरफ फांग शाओ हुई एक लड़के को गुंडों से पिटते हुए देखती है। उसे याद आता है कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये जान जुए है, भविष्य का द किंग ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल, एक बहुत बड़ा माफिया या किंग पिन। ओरिजिनल नॉवल में चेन लिन ने इसे बचाया था और फिर इसने चेन लिन की मदद की थी। फांग सोचती है, मैं चेन लिन को ये मौका नहीं दूंगी। वो बीच में कूद पड़ती है और उस लड़के को बचा लेती है। जानजुए बहुत ही घमंडी और शक करने वाला लड़का है। वो पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो। फांग कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक शर्त है, चेन लिन नाम की लड़की से दूर रहना। वाह, फांग ने तो भविष्य सुरक्षित कर लिया। फांग उसे अपने घर ले जाती है ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। थोड़ी देर बाद चेन लिन वहां पहुंचती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो बड़बड़ाती है कि कैसे हो सकता है, मेरी पिछली जिंदगी में तो मैंने उसे यहीं बचाया था। क्या फांग हुई ने बाजी मार ली? हाँ जी बिल्कुल। फांग के घर पर एक और ड्रामा होता है। गु यानचेन वहां आ धमकता है और एक अजनबी लड़के को अपनी पत्नी के साथ देखकर जल भुन जाता है। वो जानजुए को भगाने की कोशिश करता है, तुम खुद चले जाओ या मैं छोड़ कर आऊं। फांग अपने मेहमान को डिफेंड करती है और गु यानचेन को डांटती है। वो जानजुए को फर्स्ट एड किट देकर भेज देती है। जानजुए के जाने के बाद गु यानचेन और फांग के बीच जबरदस्त बहस होती है। गु यानचेन कहता है, मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं बदल गया हूँ, मुझे माफ कर दो। फांग कड़वा सच बोलती है, भले ही तुम बदल जाओ, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। चाहे तुम मुझे कैद कर लो, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगे। गु यानचेन का दिल टूट जाता है। कहानी में गु यानचेन का पागलपन हद पार कर रहा है। वो फांग शाओ हुई को पकड़कर कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बस मेरे पास रहो। फांग चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, मेरा तुमसे अभी हिसाब बाकी है। फांग अब समझ चुकी है कि बातों से काम नहीं चलेगा, उसे यहाँ से निकलना ही होगा। दूसरी तरफ लिन शाओयान के पास गु यानली की आंट और चेन लिन आते हैं। आंट बिना किसी शर्म के एक बहुत ही अजीब डिमांड करती है। वो कहती है, मेरी बेटी को ल्यूकीमिया है, यानली और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना होगा, तुम्हारे बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड मेरी बेटी की जान बचाएगा। लिन हैरान रह जाती है, क्या तुम चाहती हो मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए बच्चा पैदा करूं? आंट घमंड से कहती हैं, हाँ, अगर तुम ऐसा करोगी तभी मैं तुम्हें गु परिवार की बहू मानूंगी। वाह, क्या एहसान कर रही हैं। लिन शाओयान को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे बहू मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो गु यानली को वैसे भी छोड़ दिया है। वो आंट को सीधा जवाब देती है, अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो खुद बच्चा पैदा करो, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। और वो उन्हें वहां से भगा देती है। अब फांग शाओ हुई एक चाल चलती है। वो गु यानचेन से झूठ बोलती है। वो कहती है, तुम्हारी आंट और चेन लिन ने मुझे बताया कि गु यानली चाहता है कि हम उनके लिए बच्चा पैदा करें ताकि यानचेन का ध्यान भटक जाए। फिर वो नाटक करती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट जल रहा है, प्लीज मेरे लिए कुछ गर्म खाना ले आओ। गु यानचेन को उस पर शक होता है। वो पूछता है, अगर मैं गया तो क्या तुम मेरे वापस आने तक यहीं रहोगी? फांग वादा करती है कि वो यहीं रहेगी। जैसे ही गु यानचेन खाना लेने जाता है, फांग तुरंत लिन को कॉल करती है। फांग कहती है, लिन, अपने भाई सेकंड ब्रदर को कॉल करो, हम अकेले नहीं भाग सकते, गु ब्रदर्स हमें पकड़ लेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई ताकतवर है, वो हमें बचा लेगा। उनका प्लान काम कर जाता है। गु यानली और गु यानचेन के वापस आने से पहले ही वो दोनों अपने भाइयों की मदद से वहां से फरार हो जाती हैं। जब गु यानली घर पहुंचता है तो उसे लिन नहीं मिलती, उसे सिर्फ एक नोट मिलता है। नोट में लिखा था, गु यानली, मुझे खूबसूरत सपना देने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मेरे जागने का वक्त हो गया है। गु ब्रदर्स को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी है। अब कहानी में आता है एक टाइम जंप। कुछ साल बाद हम देखते हैं एक प्यारी सी बच्ची मनमन को, जो दौड़ते हुए आती है और चिल्लाती है, मम्मा जल्दी आओ। लिन उसे गले लगाती है। पता चलता है कि ये लिन की बेटी है। फांग भी वहां मौजूद है और वो मासी बन गई है। वो दोनों अब आजाद हैं और अपनी जिंदगी खुशी से जी रही हैं। मनमन अपनी ड्राइंग दिखाती है, जिसमें मम्मा, मासी, फांग, मामा, अंकल और नानी, मटर्नल अंकल हैं। मनमन अचानक एक बहुत ही अजीब सवाल पूछती है, मम्मा
आज स्कूल में बच्चों ने पूछा कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो मैंने कह दिया कि मेरे पापा मर गए हैं। फांग हंस पड़ती है, लेकिन लिन थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो पूछती है, मनमन क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे पापा नहीं है? मनमन मासूमियत से जवाब देती है, नहीं, मैंने तो पापा को कभी देखा ही नहीं। मेरे पास मम्मा है, मासी है, मैं बहुत खुश हूँ। बच्ची ने तो गु यानली का अस्तित्व ही मिटा दिया। लेकिन दोस्तों, गु यानली ने हार नहीं मानी थी। पिछले 3 सालों में वो पागलों की तरह लिन को ढूंढ रहा था। हमें पता चलता है कि लिन के भागने के बाद गु यानली ने उस आंट जिसने बच्चा पैदा करने की डिमांड की थी को कड़ी सजा दी। दादाजी के मना करने के बावजूद उसने आंट और उनकी फैमिली को म्यांमार भेज दिया और कहा, जाओ वहां अपनी किस्मत खुद आजमाओ। गु यानली का असली रूप। एक दिन मनमन के टक्कर एक हैंडसम आदमी से होती है। वो गु यानली ही है। मनमन उसे देखकर कहती है, वाओ कितने हैंडसम अंकल हो, क्या आप एंजल हो? गु यानली इमोशनल होकर कहता है, मैं एंजल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वो अभी पापा नहीं कह पा रहा। वो मजाक में कहता है, मैं तुम्हारी आंटी का पति, हस्बैंड हूँ। मनमन दौड़कर लिन के पास जाती है और चिल्लाती है, मम्मा मेरे अंकल जिंदा हो गए। लिन का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या मेरी स्क्रिप्ट में मैं मर गई थी? अब लिन शाओयान और गु यानली का आमना सामना होता है। गु यानली उसे समझाता है। दूसरी तरफ गु यान चेन ने फांग शाओई का रास्ता रोक लिया है। वो कहता है, 3 साल हो गए फांग, कुछ तो बोलो। फांग कहती है, बिस्तर की बातों के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं था। तभी वहाँ जैंग जल यानी किंग ऑफ गोल्डन ट्रायंगल आ जाता है। अब वो बड़ा और पावरफुल हो चुका है। वो कहता है, सिस्टर क्या इस आदमी को हटाना है? मैं मदद करूं? गु यान चेन उसे देखकर भड़क जाता है, भागो यहाँ से, ये मेरी बीवी है। अब शुरू होता है असली ड्रामा। जैंग जल गु यान चेन को बूढ़ा यानी ओल्ड मैन कहकर चिढ़ाता है। वो कहता है, भाई साहब आजकल लड़कियों को यंग लड़के पसंद है, आप तो एक्सपायर हो चुके हो। गु यान चेन कहता है, मैं उसका कानूनी पति हूँ, तुम सिर्फ एक होम मिस्ट्रेस हो। जैंग जल हंसते हुए कहता है, जो प्यार नहीं पाता वही मिस्ट्रेस होता है। और हाँ, मैं जवान हूँ, मैं इंतजार कर सकता हूँ, जब आप मर जाओगे तब मैं टेक ओवर कर लूंगा। आउच, ये तो बहुत पर्सनल हो गया। फांग दोनों को लड़ते देख थक जाती है। वो कहती है, तुम दोनों खेलते रहो, मेरे पास और भी काम है। और वो जैंग जल को भी वहां से भगा देती है। ये तुम्हारा गोल्डन ट्रायंगल नहीं है, जाओ यहाँ से। गु यानली कहता है, मैंने माफी मांग ली, अब क्या चाहिए? लिन कहती है, तलाक। गु यानली पागलों में खुद को थप्पड़ मारने लगता है। क्या अब तुम्हें तसल्ली मिली? और मारूं? लिन डर जाती है, तुम सच में पागल बास्टर्ड हो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। बाद में जैंग जल फांग के घर पहुंचता है। वो फिर से उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। फांग उसे साफ साफ समझाती है, जैंग जल चाहे गु यान चेन हो या तुम, मैं किसी को नहीं चुनूंगी। मेरी जिंदगी का मकसद अब पैसा कमाना है, मर्द नहीं। वो उसे सलाह देती है, प्यार मोहब्बत छोड़ो और जाकर और पैसा कमाओ। जैंग जल निराश होकर चला जाता है। कहानी में गु यान चेन का शक कम नहीं हो रहा। वो फांग से पूछता है, क्या अभी जैंग जल आया था? फांग थक चुकी है। वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ घर घर खेलने का टाइम नहीं है, जाकर उस मेल मिस्ट्रेस से लड़ो, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? गु यान चेन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फिर से फांग को सुलाने की कोशिश करता है। ये भाई साहब स्लीप को ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझते हैं। अगली सुबह फांग और लिन मिलती हैं। फांग बताती है कि उसने मनमन यानी लिन की बेटी को अपने भाई के घर भेज दिया है, जहां वो सबकी लाडली बनी हुई है। फांग को अपनी डिजाइन वर्क में क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, इसलिए वो मूचेंग जाने का प्लान बनाती है ताकि रिलैक्स कर सके। लिन भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। ट्रिप के दौरान लिन एक बड़ा राज खोलती है। वो फांग को बताती है कि उसे 1 साल पहले ही पता चल गया था कि आंट गु ने उसे फंसाया था। फांग पूछती है, तो तुमने गु यानली को माफ क्यों नहीं किया? लिन कहती है, उस वक्त हम नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, तुम प्रेग्नेंट थी, शायद पिछली बार का जिक्र है, और बहुत काम था, मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब लिन ने फैसला किया है कि वो लेट नेचर टेक इट्स कोर्स वाली पॉलिसी अपनाएगी। फांग मजाक में कहती है, लिन तुम तो विनर इन लाइफ हो, पैसा है, प्यारी बेटी है और पीछे लाइन लगाकर आशिक यानी सूटर्स भी हैं, मैं तो जल रही हूँ। फिर वो खुद की तारीफ करती है, वैसे मैं भी कम नहीं हूँ, एज एक्सपेक्टेड आई एम द क्वीन। मूचेंग पहुंचते ही लिन बीमार पड़ जाती है, शायद मौसम की वजह से, और यहाँ एंट्री होती है गु यानली की। वो एक परफेक्ट पति की तरह उसकी सेवा कर रहा है। वो उसे कड़वी दवाई खिलाता है और फिर मुंह मीठा करने के लिए कैंडी देता है। गु यानली कहता है, बेबी अच्छी दवाई कड़वी होती है। लिन को यकीन नहीं होता कि ये सब सच है या सपना। वो कहती है, गु यानली मैं हर जगह तुम्हें ही देख रही हूँ, क्या मैं सपना देख रही हूँ? कहानी में फैंग शाओई एक मुसीबत में फंस गई है। उसकी कंपनी पर नकली सामान बेचने का आरोप लगा है, लेकिन फैंग घबराती नहीं है। वो तुरंत एक्शन लेती है। पीआर टीम से माफीनामा जारी करवाओ और नए प्रोडक्ट्स पर 20% डिस्काउंट दो। गु यानचेन ये सब देख रहा है और हैरान है। वो मन ही मन सोचता है, फैंग कितनी होनहार है, मेरी आंखें फूट गई थी क्या जो मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया। गु यानचेन फैंग के पास आता है और कहता है, फैंग मैंने तय कर लिया है,
अब मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी बनूंगा। मैं कल से खाना बनाना सीखूंगा और तुम्हारे पैसों पर जीऊंगा। फैंग हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे क्या? जब फैंग पूछती है कि मनमन कौन है और क्या वो कोई कुत्ता है, तो गु यानचन बेशर्मी की हद पार कर देता है। मैं भी तुम्हारा कुत्ता बन सकता हूँ। वुफ वुफ वुफ। ये भाई साहब प्यार में सच में पागल हो गए हैं। अब घर पर एक और तमाशा होता है। जैन जुए और गु यानचन फिर से भिड़ जाते हैं। जैन जुए नाटक करता है कि वो घायल है और अगर बाहर गया तो मर जाएगा। वो फैंग से सहानुभूति मांगता है और गु यानचन को डरावना बताता है। गु यानचन उसे मेल ग्रीन टी बिच कहता है, मतलब जो मासूम बनकर चाल चलता है। फैंग दोनों से तंग आ जाती है और कहती है, तुम दोनों किचन में जाओ और सफाई करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लिन फैंग से मजे लेती है, वाह बहन, तुम तो दो मर्दों को नचा रही हो, कैसा लग रहा है? फैंग कहती है, अरे छोड़ो, अगर ये दोनों मेल मॉडल्स होते तो इनकी फीस लाखों में होती। वैसे किचन से जलने की बदबू आ रही है। लगता है गु यानचन ने किचन उड़ा दिया। गु यानली भी अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने के लिए किचन में घुस जाता है। अब 3 मर्द किचन में है, भगवान ही मालिक है। हंसी मजाक के बीच फैंग अचानक सीरियस हो जाती है। वो लिन से पूछती है, तुम गु यानचन, शायद गु यानली कहना चाहती थी, को कब बताओगी कि तुमने उसे एक बेटी दी है? लिन चौंक जाती है और बात को टालने की कोशिश करती है। क्या, मेरी बेटी? हा हा हा, क्या कह रही हो? लेकिन फैंग जानती है कि मनमन किसकी बेटी है, और अब जब गु यानली और मनमन मिल चुके हैं तो ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाएगा। तो दोस्तों, ड्रामा से भरा सफर खत्म होता है। हमने देखा कि कैसे लिन शाहुई और फैंग शाहुई ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उन स्कमबैग पतियों को भी अपनी उंगलियों पर नचाया। गु यानली, जो एक यैंडरे विलन था, वो अपनी पत्नी और बेटी मनमन के प्यार में एक डेडिकेटेड हस्बैंड और पिता बन गया। और गु यानचन, जो अपनी पत्नी को छोड़कर व्हाइट लोटस के पीछे भाग रहा था, अंत में अपनी पत्नी फैंग के लिए खाना बनाने वाला कुत्ता बनने को भी तैयार हो गया। ये दोनों बहनें साबित करती हैं कि अगर आपके पास दिमाग और हिम्मत हो तो आप किसी भी नॉवल प्लॉट को बदल सकती हैं और अपनी जिंदगी की क्वीन बन सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और मजेदार चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लिन और फैंग में से किसकी जोड़ी ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।